मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा हम लोग टॉपिक नंबर 4 मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड अल्बरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन ये पढ़ने वाले हैं। तो एक अपरिचित संसार की समझ जब अल्बरूनी ले रहा है, संस्कृतवादी जो ट्रेडिशन है हमारा यहाँ का, तो उसमें क्या हो रहा है देखो, ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। उसको यहाँ समझने में क्या क्या बैरियर्स, क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, ये है आपका। ही डिस्कस सेवरल बैरियर्स दैट ही फेल्ट obstructing understanding, but the first among these was language. According to him, Sanskrit was so different from the Arabic, Persian, and that ideas and concept of could be not be easily transformed. तो इसको सबसे पहले लैंग्वेज प्रॉब्लम आई, फिर इसने लैंग्वेज सीखी, देन उसको ईजी हुआ। सेकेंड है द सेकेंड बैरियर्स टू आइडेंटिफाई वॉज द डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। जो यहाँ का रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस था वो बिल्कुल अलग था अपने वहाँ के हिसाब से, उसको समझने में उसे प्रॉब्लम हुई। देन थर्ड बैरियर वॉज इंटरेस्टिंग is that even though he was aware of this problem, Al-Biruni depended almost exclusively on the works of Brahmana, often citing passages from the Vedas, Puranas, Bhagavad Gita, पतंजलि, मनुस्मृति। अब क्या बोल रहा है बेटा ये कि जब भी जो भी चीज़ें यहाँ को समझने की कोशिश कर रहा है वो, तो रिटर्न में जो चीज़ें हैं दूसरे लोगों की नहीं मिल रही, उसको सबसे ज़्यादा किसकी मिल रही है? ब्राह्मणों ने मतलब रची हुई, ठीक है, वेद, पुराण, भगवत गीता, पतंजलि, मनुस्मृति, ये सारी चीज़ें। तब उसको ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे जो जातिवादी सिस्टम है वो और जगह से थोड़ा अलग है, मतलब ब्राह्मणिकल का ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव है, ठीक है। देन है अल्बरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। अल्बरूनी ने कास्ट सिस्टम के बारे में कैसा कैसा डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उसने बोला है कि 4 सोशल कैटेगरीज हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वैसे उसने देखा कि 4 सोशल कैटेगरीज ऑल्सो वर देयर जो उसके यूरोप में, बट उसमें क्या था, प्रिंसेस हो गया, नाइट्स हो गए, मॉन्क्स हो गया, प्रिस्ट हो गया, या फिर जो 4th ग्रुप है लॉयर, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, इस टाइप के थे। तो यहाँ थोड़ा सा उसने अलग पाया, ठीक है। Then Al-Biruni disproved of the notions of pollution. He remarked that everything which falls into a state of impurity service and succeed in regarding as original condition of purity. अब उसने क्या देखा कि यहाँ पे जाति व्यवस्था इतनी वैसी थी कि जो ब्राह्मणवाद था ना, ब्राह्मण जो अल्बरूनी बोलता है कि अपवित्रता की जो मान्यताओं को स्वीकार करते हैं जो इंडिया के लोग, उसने बोला कि वो उसने नहीं माना उसको। उसने बोला कि जो ब्राह्मणों ने बोला ना ये वाला कैटेगरी सबसे शुद्र है, अनटचेबल है, या हम सबसे ऊपर है, वो चीज़ को उसने कंसिडर नहीं किया, वो मतलब उसके लिए बेकार थी, ठीक है। जैसे उसने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बोली कि यहाँ पे आप देखेंगे, यूनिक एट द सेम टाइम पॉइंटेड दैट एयर, जैसे उसने बोला द सन क्लीन्स द एयर एंड द साल्ट इन द सी प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम बिकमिंग पॉल्यूटेड। इफ इट वर नॉट सो इंस्टेड अल्बरूनी लाइफ ऑन अर्थ वुड बी हैव बीन इम्पॉसिबल। तो उसने क्या बोला कि जो यहाँ के लोग हैं ना, पवित्र पवित्र ऐसे मानते हैं ना लोग, बड़े छोटे, तो उसने कहा कि जैसे सूर्य है हवा को स्वच्छ करती है, समुद्र का जो पानी है जो समुद्र में नमक है वो पानी को गंदा होने से बचाता है। तो अल्बरूनी जोर देकर ऐसा बोलता है कि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता ना। तो उसके अनुसार जो जाति व्यवस्था है, अपवित्रता, ये वो ऐसे ऐसे नियमों में नहीं होनी चाहिए, मतलब जाति प्रथा के वो खिलाफ था टोटल मिला के, ठीक है। अब आप सोर्सेस नंबर 5 अगर यहाँ देखेंगे द सिस्टम ऑफ वर्णा, तो इसने वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाला सिस्टम यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ब्राह्मणिकल सिस्टम के अपोजिशन में था, ठीक है। और जो ये बोलता था कि यहाँ पे अभी चैप्टर नंबर 8 में भी हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। फिर है बेटा हमारा इब्न बतूता। जैसे मैंने तीनों के बारे अलग अलग हमने पढ़ लिया था, उसके बाद में इब्न, जैसे अल्बरूनी का देखा वो कास्ट सिस्टम पे ज़्यादा लिख रहा है, तो इब्न बतूता क्या लिख रहा है बेटा? इब्न बतूता एक तो 14th सेंचुरी में यहाँ आया है, ठीक है। तो उसने ना सबसे मेन द कोकोनट एंड द पान, जो 2 चीज़ें थी उसको बहुत अलग सा पाया, अपनी कंट्री में उसको ये चीज़ें देखने को नहीं मिली थी। तब उसने ये कहा कि जो पान के लिए तो यहाँ पर सोर्सेस 7 दिया भी हुआ है। उसने बोला कि ये एक ऐसा है जैसे कि क्रीपर्स बेल है इसकी, ठीक है, जैसे अंगूर की बेल होती है इस टाइप से, बट जो उसकी पत्तियां हैं वो बोला कि इतनी एक्सपेंसिव होती है, उसमें सुपारी उपारी या मीठा जायफल ऐसे कोई चीज़ें लगा के वो मुंह में रखकर चबाया जाता है ना।
तो बाद में इनकी पत्तियों को उस चीज़ों के साथ में खा लिया जाता है, तो वो थोड़ा स्ट्रेंज था यहाँ उसके लिए। देन सोर्सेज नंबर 6 में है आपका, ये है नट्स लाइक अ मैंस हेड। तो इसको मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जो नारियल है उसको भी एक इंसान की खोपड़ी की तरह उसने बोला कि उसमें जटाएं होती है बाल की तरह, फिर 2 छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें से पानी निकाल के पीते हैं लोग। तो वो चीज़ें उसके लिए स्ट्रेंज थी। एक और स्ट्रेंज चीज़ थी बेटा थर्ड उसके लिए, द बतूताज एंड इंडियन सिटीज़। इंडियन सिटीज़ को उसने भरपूर रिच पाया कि बहुत रिसोर्सेज से रिच है, यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई भी इंसान आता है तो काम मिल जाएगा उसको, बहुत अच्छी सड़कें हैं, है ना, मार्केट है। और बल्कि 2 जो सिटीज़ थी उसने, एक दिल्ली है जैसे सोर्सेज नंबर 8 में, इसको तो बताया कि इस तरह से चारों तरफ कीट थे इसकी। इब्न बतूता ने दिल्ली को बहुत विशाल, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर बताया। जो दौलताबाद महाराष्ट्र में भी है ना, उसको भी बोला कि वो भी कम नहीं था, है ना, आकार में दिल्ली के बराबर ही था समझ लो। तो इन दोनों जगहों के बारे में उसने बताया। देन उसने एक चीज़ बताई, बेटा ये जो आपको पिक्चर्स दिख रही है, कोई डिज़ाइन है कपड़ा, साड़ी या शॉल का, तो इस टाइप की चीज़ें भी उसने बोला कि जो यहाँ से चीज़ें बाहर जाती थी, कोस्टल एरियाज़ में ये चीज़ बनती थी बहुत अच्छी। मतलब कुछ चीज़ों के बारे में बता रखा है, ऐसा आप इसमें देखेंगे। तो ये आप देखिए क्या क्या चीज़ें बता रहा है वो इसमें, ये देखिए इसमें बता रहा है कि जो इंडिया में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो जो जरी वाली चीज़ें होती थी ना, एम्ब्रॉयडरी वाली, इब्न बतूता फाउंड इंडिया एग्रीकल्चर वर वेरी प्रोडक्टिव। और एग्रीकल्चर जो सिस्टम था यहाँ पर, सॉइल बहुत अच्छी फर्टाइल थी, तो ईयर में 2 क्रॉप हो जाती थी बोला, ठीक है। फिर ग्रेट डिमांड ऑफ बोथ वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में जो डिमांड थी हमारी ट्रेड और कॉमर्स में, वो किस चीज़ की थी बेटा, इन्होंने बताया कि टेक्सटाइल, पर्टिकुलरली कॉटन क्लोथ, फाइन मुस्लिन जो मलमल का कपड़ा होता था, सिल्क हो गया, ब्रोकेड जरी वरी वाली चीज़ें हो गई, साटन का कपड़ा हो गया, वर इन द ग्रेट डिमांड। Ibn Battuta informed that the certain variety of muslin were so expensive that they could be worn only by the nobles and the very rich। जो मलमल का कपड़ा होता था वो इतना महंगा होता था कि वो सिर्फ बड़े बड़े जो नोबल वैसे फैमिलीज़ हैं वही लोग यूज़ कर पाते थे। फिर एक सोर्सेज 9 में म्यूज़िक इन द मार्केट, जो वो बोल रहा है कि जब मार्केट सस्ती थी तो वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह बजता था, ठीक है। दुकानों में बहुत मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगा रखी है। दौलताबाद का जो मार्केट है उसमें बोला जो गायक वगैरह होते हैं उनके लिए भी एक बाज़ार है कि वहाँ पे, ठीक है, उसको ताराबाद ऐसा कहा जाता है, ठीक है। देन उन्होंने बोला कि तो मतलब जो जब राजा लोग इस बाज़ार में होके निकलते थे तो पूरा मतलब मार्केट सजाया हुआ होता था, जो म्यूज़िक वगैरह चलता था उनकी मतलब वेलकम वगैरह किया जाता था इस टाइप से, ठीक है। और एक जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बोली उसने बेटा, वो है यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसने बोला कि कम्युनिकेशन का सिस्टम इतना अच्छा था, इसके लिए आप 10 सोर्सेज को देखेंगे, ऑन हॉर्सेस एंड ऑन द फुट। तो ये दोनों चीज़ें पूछ ली जाती है, कम्युनिकेशंस कैसा था। उसने एक चीज़ बताई है आपको कि इफ़ कम्युनिकेशन में नॉर्मली दिल्ली टू सिंध जाने में 50 डेज़ लगते थे, तो कम्युनिकेशंस पहुंचाने के लिए ओनली 5 डेज़ सफिशेंट थे। तो वो कैसे होता होगा बेटा, वो है सोर्सेज नंबर 10 में, ऑन हॉर्सेज ऑन द फुट। मतलब घोड़े और पैदल यात्री इस तरह से सेट किए होते थे कुछ कुछ किलोमीटर के दूर पे, कि जैसे इन्फॉर्मेशन राजा के दरबार से आई और दौड़ता हुआ अगर वो इंसान दूसरे मतलब एरिया में पहुंचा जहाँ उसको पहले से सेटल है दूसरा, इस तरह से एक सिस्टम बिछाया हुआ होता था। तो वो दौड़ के आ रहा है, उसमें बैल वेल बज रही है, तो सामने वाला इंसान एकदम रेडी हो जाएगा, फिर उससे जो भी इन्फॉर्मेशन वो लेके आगे वो दौड़ता रहेगा, कोई रुकना उकना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं, ऐसे करके उनका टाइमिंग बहुत अच्छा सेट था। तो यहाँ पे दावा एंड उलुक पूछ लिया जाता है, तो दावा जो है ऑन द फुट वाले जो कम्युनिकेशंस है, एंड हॉर्स बाय द उलुक, जो उलुक है वो हॉर्स के थ्रू है, ठीक है। देन बेटा एक और आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म है स्ट्रेंज नेशन, है ना। तो ये एक विचित्र देश, ये किसने बोला है, 1414 में अबू रजाक आया था, मैंने बताया आपको, है ना, जब ये 7th वाला जो बुक चैप्टर पढ़ेंगे हम विजयनगरा किंगडम उसमें। तो यहाँ पे एक दिखाया है कि द ट्रेवलर्स ऑफ अबू रजाक रिटन इन द 1440s is an interesting mixture of emotions and perception, वन ऑफ वन है, मतलब एक मतलब वृत्तांत जो भी है उसने लिखा है, उसमें क्या है देखो। एक और केरल में जो बहुत ही कोझिकोड मतलब वो होता है, ठीक है,
एरिया, ठीक है, कालीकट में इस टाइम पर जैसे कि पोर्ट वगैरह है तो पोस्ट जो वाला एरिया वो। देन बोला कि यहाँ पे इतने लोग बसे हुए थे और वो बोल रहा है कि ऐसे विचित्र टाइप के लोग थे। जब वो मंगलौर आया कभी, है ना, तो वीरकृष्ण घाट पे जब उसने रुका तो उसने देखा कि 9 मील के अंदर ऐसा मतलब जो पूजा करने की जो जगह थी वो, और इतनी मतलब बड़ी ऊंची ऊंची मतलब जो मतलब मंदिर टाइप के जो भी पूजा करने की जगहें थी ना, वो सारी चीज़ें थी, मतलब बहुत सुंदरता से बनाया हुआ चीज़ था यहाँ पे, ठीक है। तो गोल्ड और ये सारी चीज़ें उसमें लगी हुई थी, और मतलब जो मतलब प्रेसिस रूबील्स होते हैं ना, मणि वगैरह, ये सारी चीज़ें लगा के क्राफ्ट और आर्टिसंस वगैरह यहाँ का बहुत अच्छा था। तो अबू रजाक ने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। देन है बेटा हमारा बर्नियर एंड द डिसइंटीग्रेट ईस्ट। तो बर्नियर का हम लोग अलग से पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो बर्नियर ने कंपैरिजन किया है, डी जनरेट ईस्ट को बोला कि वो ज़्यादा विकसित नहीं था, अपविकसित है मतलब, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।